द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, चैप्टर नहीं एक्चुअली यूनिट ही नया है, ये ऑर्गेनाइजिंग का यूनिट है। इस यूनिट में देखो एक्चुअल में एक चीज़ पहले बता रहा हूँ। इन एज पर द सिलेबस आई एम डूइंग दिस अभी के लिए। इन केस you want that other things which are not included in the syllabus should also be included, I'll make a separate thing for that, no worries at all. But as of now मैं सिर्फ mostly वही चीज़ें कर रहा हूँ which is a part of your syllabus, and trust me when I say this, there is a lot which is not in it. So अगर तुम सिर्फ एग्जाम्स वगैरह के लिए कर रहे हो, you are at the right place because I'll make sure कि वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं I will not waste my time and your time as well in those unnecessary things. Anyways, let's start the chapter. देखो ऑर्गेनाइजिंग में अगर आपने 12th में किया हो थोड़ा बहुत, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का ना एक स्ट्रक्चर बनता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे अलग अलग जॉब्स होंगी, उस जॉब पोजीशंस होंगी, उन जॉब पोजीशंस में लेवल्स होंगे कि हाँ टॉप लेवल पे इतनी पोजीशंस, मिडिल पे इतनी, लोअर पे इतनी, और फिर उन पोजीशंस में आपस में भी रिलेशन होगा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट। तो ये सब ना मिलके एक स्ट्रक्चर बन जाता है। हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी, वर्टिकल लेवल पे भी एक स्ट्रक्चर बन जाता है। उस स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इस चीज़ को बनाना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, और ये जो वर्क मैंने बताया इसको पहले बांटना, फिर ग्रुपिंग करना है ना, डिपार्टमेंट्स बना देना अलग अलग कि हाँ ये अलग डिपार्टमेंट होगा, इसमें इतने पोजीशंस, ये अलग डिपार्टमेंट, इसमें इतनी पोजीशंस, फिर उनमें जॉब्स की वो सीटें लगाना कि हाँ ये पोजीशंस होंगी, फिर उन पे बताना कि इसका ये काम, उसका वो काम, मतलब ये सब चीज़ें डिसाइड करना, पोजीशंस क्रिएट करना। और फिर वो जो मैंने बोला कि एक एक जैसे वो चेन ऑफ हायरार्की बन जाती है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स बन जाते हैं कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन बन जाते हैं। तो ये सब रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करना, ऑल दैट इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। समझते हैं। देखो फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ 2D स्ट्रक्चर। 2D यानी 2 डायमेंशंस, एक वर्टिकल डायमेंशन, एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। हॉरिजॉन्टल में जैसे मैंने बताया, ऐसे वाला क्या होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स। वर्टिकल वाला क्या होगा, अलग अलग लेवल्स, टॉप मिडिल लोअर, है ना। सो हॉरिजॉन्टल में डिपार्टमेंट्स या डिविजन्स, वर्टिकल में हायरार्की वाला और लेवल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, अब आ जाओ आप ऑर्गेनाइजिंग के डेफिनेशन पे। प्रोसेस ऑफ, देखो वर्क जो आपने करना है उसको पहले आइडेंटिफाई करा, ये काम, फिर ग्रुप किया, है ना। इसमें डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर भी आ जाएगा। फिर डिवाइड करके आप ग्रुप भी बना देते हो उसका, है ना। इसको डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं, ग्रुपिंग को। फिर असाइन करना ड्यूटीज कि हाँ ये जॉब पोजीशंस है, इसकी ये ड्यूटी, इसकी ये ड्यूटी, ऐसे डॉट ड्यूटीज असाइन करना है। फिर अपने आप रिलेशंस जो एस्टैब्लिश हो ही जाएंगे। तो वो रिलेशनशिप्स, अथॉरिटी किसके पास कितनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, अकाउंटेबिलिटी कितनी है, वो सब डेलीगेशन वगैरह आपने पढ़ा होगा, है ना। तो वो सब सुपीरियर सबऑर्डिनेट में जो रिलेशन है वो इसमें आता है, ठीक है। टू एनेबल पीपल वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टुवर्ड्स गोल्स, ये तो पता ही है। अब आ जाओ फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या होगा। ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं, पता है जी। कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, डिवीजन ऑफ वर्क जैसे मैंने बताया, काम बांट देते हैं। कोऑपरेटिव एफर्ट्स, सब कोऑपरेशन में काम करते हैं। सेंट्रल अथॉरिटी, एक ये सेंट्रलाइजेशन में मैं अच्छे से बताऊंगा। एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, वही सारा काम जितना उसको बांटना है या नहीं बांटना है वो डिसाइड करती है। यूजुअली टॉप मैनेजमेंट इज द सेंट्रल अथॉरिटी। फिर चेन ऑफ कमांड, जैसे मैंने वो बोला हायरार्की बन जाती है, स्केलर चेन वगैरह जैसे किया था, दैट वाज चेन ऑफ कमांड कि कौन किससे बात करेगा, कौन किसको काम करके देगा, वो सब। अब आ जाओ इम्पोर्टेंस कि ऑर्गेनाइजिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम ये ऑर्गेनाइजिंग पे इतना ध्यान दे रहे हैं। देखो जैसे मैंने बोला डिवीजन ऑफ वर्क, जब आप काम को बांटोगे, आप किस बेसिस पे बांट रहे हो, आप काम इस बेसिस पे बांट रहे हो कि कौन उस काम को अच्छे से करेगा। जैसे मैंने ये काम है, ये बंदा जो है लेबर वाला काम अच्छे से कर लेगा, ये वाला जो काम है, ये वाला जो बंदा है ये दिमाग वाला जो आइडियाज़ वाला है वो अच्छे से कर लेगा। तो मैं काम को ऐसे बांटूंगा कि देखो जो भी आइडिया वाला होगा वो तू देगा, और जो भी लेबर वाला होगा वो तू देगा। तो मैंने काम को बांट दिया दोनों के बीच में एज पर व्हाट देयर एबिलिटीज वर, जो उनको वो ज़्यादा अच्छे से करते उस हिसाब से काम बढ़ चुका है। और जो अब उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आपने काम दिया तो काम बेटर होगा। मान लो दिमाग वाला आप लेबर वाले इंसान को देते तो वो उतना अच्छे से नहीं कर पाता, लेबर वाला दिमाग वाले इंसान को देते उतना अच्छे से नहीं कर पाता। सो डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, ये लाइन छाप लो दिमाग में। डिवीजन ऑफ वर्क जब भी आप करोगे स्पेशलाइजेशन होगी, क्योंकि काम आपने उसी को दिया है जिसमें वो बंदा स्पेशलिस्ट है, वही काम दिया आपने उसको। तो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन ड्यू टू डिवीजन ऑफ वर्क। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, जैसे मैंने बताया सबको पता है
कि ऐसा अथॉरिटी वाला वो हायरार्की है, ये बंदा इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा। अब क्लियर हो गया ना कि हाँ इस वाले बंदे को पता है कि भाई मेरे को इसके पास जाना है, इसके पास नहीं जाना, इसको पता है, एटलीस्ट क्लैरिटी आ गई तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सो बाय क्लैरिफाइंग लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, हायरार्की जो भी बनी है, देयर इज क्लैरिटी इन द वर्किंग रिलेशन। फिर आ जाओ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब वो पता है कि जब जॉब पोजीशंस मैंने बोला ना कि डिसाइड हो गई, तेरा असाइन होगी ड्यूटी, ऊपर था ना एक असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, तो जब किसी को एक को ड्यूटी असाइन होगी, उसको बोला है तेरे को ये काम करना है, तो उसको क्लियर है कि भाई मेरे को यही करना है और ये नहीं करना। तो कई बार ऐसे होता था कि जब तक ये क्लियर ना हो ना, दो बंदे मान लो दोनों ने वही काम कर दिया सेम, क्योंकि पता ही नहीं था कि हाँ अच्छा ये मेरे को करने की जरूरत नहीं है। तो तब क्या होगा, तब ओवरलैपिंग या डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो गया, काम टाइम वेस्ट हुआ, रिसोर्सेज वेस्ट हुए। वो एक तो इस वजह से जब आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो तो ये ओवरलैपिंग डुप्लीकेशन नहीं होती, इसको आप प्रिवेंट कर लेते हो, क्योंकि अब पता है लोगों को कि हाँ यही काम है मेरा और यही मेरे को करना है और कुछ नहीं करना है। सो हेंस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब वो रिसोर्स टाइम एफर्ट कॉस्ट जो भी है, बट उनका एटलीस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हुआ, क्योंकि ओवरलैपिंग या डुप्लीकेशन नहीं हुई। फिर आ जाओ अडेप्टेशन टू चेंज। ये तो है ही, जैसे आपने स्ट्रक्चर जो मैंने बोला था बनाया है, अब वो स्ट्रक्चर बनाते इसी हिसाब से है कि चाहे ना अगर तो हम उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे एक जॉब में डिपार्टमेंट में 5 डाली थी हमने जॉब पोजीशंस, तो अब 5 को इतना हमने कर रखे कि हाँ अगर 4 हो तो भी चलेगा, 6 हो तो एक ऐड भी कर देंगे जॉब पोजीशन। मतलब वो स्ट्रक्चर जो है थोड़ा बहुत मॉडिफाई आप कर सकते हो। तो अब चेंज मान लो एनवायरनमेंट में या जो भी कोई चेंज आया और आपको वो मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हो ना, एटलीस्ट अगर आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग और चार्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना रखे तो वो मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये जैसे मैंने बोला वर्किंग रिलेशनशिप जब भी क्लियर होगा, प्रॉपरली वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो सब काम स्मूथली चल रहे हैं, सीक्वेंस में चल रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन में चल रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो गई, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, देखो यहाँ पे एक चीज आती है, ये आप समझोगे जब डेलीगेशन में आप आओगे। थोड़ा बहुत जिस्ट में बता देता हूँ क्या है। देखो जब मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है यार ये तो रोज का ऐसे ही छोटा मोटा काम होता है बिना फालतू में, मैं और इम्पोर्टेंट काम है मेरे पास, ये जो छोटा मोटा काम है ये तो मैं किसी और को भी दे दूंगा, वो भी कर लेगा। तो मैंने ऐसे करके काम को डेलीगेट कर दिया, किसी और को दे दिया। तो जब मैं रूटीन जॉब्स या वो जॉब जिसमें ज़्यादा कुछ, मान लो टॉप मैनेजमेंट का कोई सीईओ है, वो छोटे मोटे काम नहीं देखेगा ना, वो किसी और को दे देगा कि जो इधर रूटीन के काम है मैं और चीज़ों को अच्छा सोच लूंगा, उसमें टाइम लगा लूंगा, ये वाली चीज़ें तो तुम कर लिया करो। तो जब आप ऐसा करते हो तो जिसको आपने वो काम दिया है उसको आपका काम मिला है, जो कि थोड़े बड़े लेवल का जैसे सीईओ का काम था वो उसको मिल गया। सो उसका डेवलपमेंट हुआ ना, क्योंकि उसने अब नॉर्मल काम से ज़्यादा काम का वो काम की है, क्योंकि आपने उसको काम दिया है वो। तो जब आप उसको काम दोगे तो उसका डेवलपमेंट ही हो रहा है एक तरह से, क्योंकि वो अब आपका काम कर रहा है तो ज़्यादा थोड़े और कम्पिटेंट बन पाएगा। सो हेंस यू से कि इससे ऑर्गेनाइजिंग से पर्सनल जो भी लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनका डेवलपमेंट होता है, बिकॉज यू असाइन रूटीन जॉब्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स। फिर रहता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ये तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आप पोजीशंस वगैरह और ऐड कर सकते हो जितनी करनी है, तो डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट लाइंस, जॉब पोजीशंस आप ऐड कर सकते हो, तो ग्रोथ का स्कोप है यहाँ। एक्सपैंड एक्सपैंड या डाइवर्सिफाई करना हो तो आप कर सकते हो, तो इसलिए वो भी अलाउ हो जाते हैं, ठीक है। ओके फिर आ जाओ। अच्छा एक इसमें वो बता रखे इंपॉर्टेंस में ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट्स अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ क्योस। जैसे सब चीज़ें बहुत कुछ क्लैरिफाई वगैरह नहीं है, और ऑर्गेनाइजिंग में हमने यही बोला सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया कि किसको किससे बात करनी है, क्या चेन ऑफ कम्युनिकेशन है, हायरार्की कैसी है, डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, सब कुछ सबको मिल गया, काम मिल गया, किससे बात करनी है वो मिल गया, तो एक ऑर्डर आ गया इंस्टेड ऑफ क्योस, क्योंकि सब कुछ क्लियर करा आपने। रिमूव्स कन्फ्लिक्ट अमंग पीपल ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम पे लड़ेगा नहीं कि अरे ये मेरा नहीं तेरा काम था, अरे ये तेरा नहीं मेरा काम था, कोई भी उस पर लड़ेगा ही नहीं, क्योंकि क्लियर है सबको कि मेरा क्या काम है ना। क्रिएट्स एनवायरनमेंट सूटेबल फॉर टीम वर्क में कर रहे हैं सब, क्योंकि अगेन मैंने बोला कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइजेशन में काम हो रहा है, सब मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि अगेन मैंने काम बांट दिया था, जो भी टोटल काम है वो बांट दिया, तो अब मिलके ही सब पूरा करेंगे ना, उसको कंप्लीट तो तभी होगा जब मिलके करेंगे। सो टीम वर्क भी आ गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस में आ गया आपका। अब आ जाओ स्टेप्स।
प्रोसेस में आ जाओ। स्टेप्स का मतलब यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसमें क्या होता है देखो, सबसे पहले जैसे मैंने बता ही रखा है, काम को बांटते हो कि ये काम है, इसको मेरे को बांटना है। अब ये एज पर आप जो भी अपने पहले प्लानिंग में, क्योंकि प्लानिंग के बाद आ रहा है ना ऑर्गेनाइजिंग, तो प्लानिंग में जो भी आपने डिसाइड किया था उस हिसाब से आप काम को अब बांट दोगे। प्लानिंग में डिसाइड किया था ना क्या काम करना है, व्हाट इज टू बी डन, तो अब उस काम को बांटने का टाइम आ चुका है कि अब आप उसको काट दोगे, बांट दोगे, जिसको जो चाहिए एज पर उनका स्पेशलाइजेशन आप उनको दे देते हो। क्यों करते हो? ताकि कोई भी दो बंदे सेम काम ना कर लें, डुप्लीकेशन अवॉइड हो जाए, है ना। और आप जो है काम बर्डन ना रहे कि हाँ एक ही को ज़्यादा काम मिला, एक को काम, आपने बांट दिया सब कुछ, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में, क्या प्रोसेस होता है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे मैंने बोला काम को बांट दिया, अब उस काम को जो बांटा है उसको ग्रुप करने की बारी है। ग्रुप किस हिसाब से करोगे? जो भी एक टाइप के होंगे उनको एक ग्रुप में, जो भी अलग टाइप के होंगे उनको एक ग्रुप में। तो ये ग्रुप्स बनाना इज डिपार्टमेंट बनाना, डिविजन्स बनाना, इट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। यानी जो सिमिलर नेचर के काम है, एक्टिविटीज है, उनको एक डिपार्टमेंट में डाल दिया। अब वो अलग अलग क्राइटेरिया पे होगा, वो डिपार्टमेंटलाइजेशन वाले चैप्टर में बताऊंगा मैं, ठीक है, अलग चैप्टर है वो। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब ये काम जब बट गया, डिपार्टमेंट भी बन गए, अब आपका काम है उस डिपार्टमेंट्स में जो ड्यूटीज आ रखी हैं उनको असाइन करना किसी लोग के साथ, कि हाँ अब ये तो ड्यूटी तो है, बट ये ड्यूटी करेगा कौन? तू करेगा, आजा। ये ड्यूटी करेगा कौन? ये तू करेगा, तू आजा। तो आपने अब असाइन कर लिया, ये तेरा काम, वो तेरा काम, ऐसे वैसे, ठीक है। तो अब असाइन करना, अलग अलग जॉब पोजीशंस तो बना ही दी थी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते टाइम। अब वो स्ट्रक्चर बना के जो लोगों पे उसको बेसिकली बिठा दिया, ये तेरी पोजीशन, ये ले, अब तेरी ड्यूटी ये है, ठीक है। एज पर अगेन वो भी जो स्किल है जिसकी, उस हिसाब से ही आप दोगे। फिर अथॉरिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स बनाना, बट जैसे मैं बता रखा ना वो चेन ऑफ कमांड की, किसको किससे रिपोर्ट करना है, कि ये काम है, ये किसको देना है, किसका कौन बॉस है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, वो सब डिसाइड करना इज ये अथॉरिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है।